नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज हम दी फाइनल ट्रूथ रिव्यूज़ इस सीरीज़ को नहीं करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं दी फाइनल ट्रूथ टॉक्स का अगला एपिसोड। इस एपिसोड में हम एक करंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत दिनों से भारत में और पूरी दुनिया में खासा चर्चा में है। टॉपिक का नाम है तालिबान। क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? देखिए, आजकल इस तालिबान अफगानिस्तान को लेकर भारत में ढेर सारी कहानियाँ बनाई जा रही है, बुनी जा रही है, आपको बताई जा रही है, चैनल के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से या फिर यूट्यूब के द्वारा। कहानियाँ मेरे पास भी बहुत है। एक कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। अरे रुकिए, आप सोचने लगे होंगे तालिबान को छोड़ के ये कहानियों में कहाँ घुसने लगा। कहानी इंटरेस्टिंग है, इससे शुरू करेंगे और जाएंगे तालिबान के उदय यहाँ तक। इस पूरे सफ़र में हम देखने वाले हैं आज अफ़गानिस्तान का थोड़ा इतिहास। ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि बहुत दूर जाएंगे तो फिर 50,000 साल पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि साइंस के अनुसार अफ़गानिस्तान का इतिहास शुरू होता है 50,000 साल पहले। हम इतना दूर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सिर्फ 200 साल पहले या 250 साल पहले। वहाँ से शुरू करते 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 हुए हम आएंगे 1980 के दशक में, जहाँ पे पहली बार दुनिया ने आतंकवाद, मुजाहिदीन, जिहाद इनके नाम सुने। उसके बाद तालिबान का पहला राज जिन्होंने किया अफ़गानिस्तान पे, वो दौर देखेंगे। फिर आएंगे अगले दौर पे, जानेंगे कौन है ये तालिबान, किसने की स्थापना, कौन है ये आज का अब्दुल गनी बरादर और अखुंज़ादा, क्या है इनके मायने, क्या है ये पंजशीर घाटी, क्या करना है भारत को, क्या किया नहीं है भारत ने, क्या करना चाहिए, क्या होंगे हमारे ऊपर इसके परिणाम, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, इन सब का इसमें क्या है रोल। इन सब बातों पे आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप आखिर तक देखिए, क्योंकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलने वाली है। तो कहानी क्या है? कहानी है गांधारी की। आपने गांधारी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। महाभारत में धृतराष्ट्र की वो पत्नी, वो इसी अफ़गानिस्तान से है। कैसे? देखिए, गांधार राज्य से वो आती है। इस गांधार राज्य को आज के दौर में कहते हैं कंधार। गांधार का अपभ्रंश होते 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 ये कंधार हो गया है। इसी गांधार राज्य में सुबल नाम का एक राजा था, जिसकी बेटी थी गांधारी, जिसकी शादी हुई हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र से। इसी गांधार राज्य को बर्बाद किया था भीष्म ने एक युद्ध में, और इसी का बदला लेने के लिए वहाँ का होने वाला सम्राट और राजा सुबल का बेटा शकुनी चला आता है हस्तिनापुर में अपनी बहन के पास, और वो अपने अतरंगी दिमाग से और चालाकी से युद्ध करवाता है कौरवों और पांडवों के बीच, और इस तरह से वो अपने राज्य का बदला लेता है यहाँ हस्तिनापुर में। लेकिन इस युद्ध में बहुत ही हानि होती है, और अपने 100 बेटे खोने के बाद गांधारी को बहुत दुख होता है, और इसी दुख में वो राजा भीष्म को जिम्मेदार मानते हुए उसको श्राप देती है कि तूने जिस राज्य को जीता है, मेरे राज्य को वहाँ कभी भी शांति नहीं रहेगी, वो हमेशा कोलाहल से भरा रहेगा। और इसी की वजह है कि आज भी अफ़गानिस्तान इतना अशांत है। ये कहानी है जो अभी भारत में रची जा रही है। क्या सच क्या झूठ पता नहीं, लेकिन ये कहानियाँ आपको बहुत सारे चैनल्स या फिर यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगी। एक अच्छा सा दिखने वाला एंकर अपने कंधे पे शाल लपेटे हुए आता और कहता है कि नमस्कार, मैं हूँ गौरव चतुर्वेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चमन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी। और इसके अंदर वो ढेर सारे ऐसी कहानियाँ आपको बनाते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें एक असल जानकारी आपसे छूट जाती है। आपको ये जानने का हक है कि यह तालिबान आखिर है कौन। आप यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, लेकिन आपको मिलती है ऐसी ही कहानियाँ। कहानी कभी दीवार पे लगे तस्वीर की, कहानी कभी अफ़गानिस्तानियों के द्वारा उछाले जाने वाले चोगे की। तो हम आज के इस एपिसोड में बहुत ही आसान भाषा में आपको वो पूरा दौर दिखाएंगे जो आपको जानना है। आपको पूरा नॉलेज इस तालिबान का, इस षड्यंत्र का हो जाएगा कि कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, किसने किया ये तालिबान को तैयार। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी।
वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक खास इम्पोर्टेंट सूचना, अभी आज के टाइम पे हम ये चैनल सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, एक मैं और एक मेरा दोस्त। रिसर्च, प्रेजेंटेशन, स्क्रिप्ट, शूटिंग, एडिटिंग ये सब मैं अकेला संभाल रहा हूँ और दोस्त वो करता है इस वीडियोस को प्रमोट या फिर पब्लिश। तो ये पूरी स्क्रिप्ट निकालने में बहुत सारा समय जाता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, रिसर्च में, राइटिंग में, स्क्रिप्ट में, शूटिंग में और एडिटिंग में। उसके बाद कहीं जाके ये वीडियो आप तक पहुंचता है। उद्देश्य है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। भले ही आज इस वीडियो की क्वालिटी या फिर और भी इशू हो सकते हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले समय में इससे ज़्यादा अच्छे कंटेंट, इससे अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और उसके लिए आपको हमें देना है ढेर सारा प्यार। और ये प्यार जताने का एक माध्यम है, वो है सब्सक्रिप्शन। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो नोटिफिकेशन की बेल ऑन कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग तालिबान के टॉपिक को। आपने इस अहमद शाह अब्दाली का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। भारत में इसको एज ए विलन दिखाते हैं, लेकिन ये अफ़गानिस्तान का भगवान है। अफ़गानिस्तान के हर घर में इसकी तस्वीर लगी हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इसी अहमद शाह अब्दाली ने पूरे अफ़गानिस्तान को एक किया था। अब ये एक किया था, इसका मतलब क्या है वो जानते हैं। अहमद शाह अब्दाली का जन्म हुआ था 1702 में। उससे पहले ये अफ़गानिस्तान ढेर सारे कबीलों में बटा हुआ था। हर एक कबीले का अपना अपना सरदार, अपना अपना राज्य, और ये कबीले हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। और एक खास बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ब्रिटिशों या फिर और किसी भी साम्राज्यवादी देश ने कभी भी इस अफ़गानिस्तान पर हमला करने की कोशिश भी नहीं की। उसकी वजह है कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से देश है, बहुत ही पहाड़ है। उसकी एक फेमस पहाड़ का नाम आपने हमेशा सुना होगा, वो है खैबर पास या फिर खैबर खिंड। ऐसे पहाड़ों से भरे इस इलाके में कभी भी बाहरी मुल्कों ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन ये मुल्क, ये प्रांत हमेशा आपसी युद्धों में, गृह युद्ध में फंसा रहा। 1702 में जन्मे में इस अहमद शाह अब्दाली ने 1722 तक आते आते पूरे अफ़गानिस्तान को एक किया था। ये जो अलग अलग कबीलों में फंसा हुआ देश था, उसको एक ही छत के नीचे लाने में अहमद शाह अब्दाली ने अपनी भूमिका बजाई थी। और इसी की वजह से ये अहमद शाह अब्दाली पूरे अफ़गानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 1742 में इसने अपना खुद का साम्राज्य शुरू किया था, जिसका नाम था दुर्रानी साम्राज्य। अभी दुर्रानी साम्राज्य क्यों हुआ था? 1742 में उनकी लोया जिरगा नाम की एक समिति ने, जो अफ़गानिस्तान में एक समिति के रूप में काम करती थी सभी लोगों के बीच, उस समिति ने अहमद शाह अब्दाली को अपना नेता माना था, अपना प्रमुख माना था, और इसको अपना राजा घोषित करते हुए इसको दुर्रे दुरानी ये पदवी भी दी थी। इसका मतलब होता है कि सब शहंशाहों में बेहतरीन शहंशाह। और तभी से अहमद शाह अब्दाली ने अपने साम्राज्य का नाम रखा था दुर्रानी एम्पायर। इस दुर्रानी एम्पायर की शुरुआत हुई थी 1742 में, और वो जो फ़ोटो आपको दिखाई जाती है बार बार, ये उसी कोरोनेशन की वो तस्वीर है जिस दिन अहमद शाह अब्दाली को दुर्रानी का खिताब मिला था। 1742 में इस दुर्रानी एम्पायर की स्थापना की गई अब्दाली द्वारा, और 1839 या 42 आते आते ये साम्राज्य खत्म हो गया था। इन 100 सालों के बीच अफ़गानिस्तान में बहुत सारे उलटफेर हुए, जिसका परिणाम आगे फ्यूचर पे पड़ने वाला था। तो शुरू करते हैं इस पहले अब्दुल शाह दुर्रानी से। ये अहमद शाह अब्दुल्ला आपको मालूम है पानीपत की लड़ाई से। इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का मतलब पेशवाओं को हराया था, और उसके बाद अंग्रेज़ों को भारत में अपना साम्राज्य खड़ा करने में आसानी हुई थी। अब उसने ये युद्ध अंग्रेज़ों के लिए नहीं लड़ा था, वो युद्ध उसने अपनी खुद के लिए लड़ा था। इसकी वजह थी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद मुग़ल साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, और इस कमज़ोर साम्राज्य को देखते हुए बाकी सभी राजाओं ने हमेशा दिल्ली जीतने की कोशिश की है। कुछ राजाओं ने तो भारत के साथ साथ आजू बाजू के प्रांत जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान यहाँ तक अपना झंडा फहराने की कोशिश की।
या फिर सपने देखने लगे थे। और इन सब में आगे थे पेशवा। पेशवा वही है जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य मिला था। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने ये सपने देखना शुरू कर दिया था। तो उनको अपने देश में आने से, अपने देश को खतरे से बचाने के लिए ही अहमद शाह अब्दाली ने वो पानीपत का युद्ध किया था, जिसमें पेशवाओं को हार मिली थी। और इस तरह से अब्दाली ने अपना साम्राज्य सुरक्षित किया था। भले भारत में उसके परिणाम अलग हुए हो, लेकिन एज अफगानिस्तान के व्यू से देखें तो वो युद्ध अपने आप को बचाने के लिए था। ऐसी कई सारी लड़ाइयाँ अहमद शाह अब्दाली ने अपनी पूरी ज़िंदगी में लड़ी और उसमें जीत भी हासिल की। और हमेशा अफगानिस्तान से उसने प्यार किया, ढेर सारा प्यार किया और अफगानिस्तान को एक रखने की हमेशा कोशिश की। लेकिन 1772 में उसकी मृत्यु के बाद उनके बेटों में ढेर सारी लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। दूसरा जो सम्राट बना दुर्रानी साम्राज्य का वो था तैमूर शाह दुर्रानी। उसके बाद ज़मीर शाह दुर्रानी, अयूब शाह दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी, अली शाह दुर्रानी जैसे बहुत सारे सम्राट इस 50-60 सालों में बने। इन भाइयों के आपसी युद्ध ने इस दुर्रानी साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था, जिसको आखिरी घाव मार के ख़त्म किया दोस्त अहमद खान ने। 1823 में दोस्त अहमद खान ने दुर्रानी साम्राज्य के अयूब शाह दुर्रानी को हरा के उनका दुर्रानी साम्राज्य ख़त्म किया और ख़ुद का बरगज़ाई साम्राज्य शुरू किया था। यह दोस्त अहमद खान वही था जिसके पिता पैदियान खान ने तैमूर शाह दुर्रानी को राजा बनने में मदद की थी अहमद शाह अब्दुल्ला के मरने के बाद। और इसी पैदियान खान का खून किया था तैमूर शाह के भाई ज़मीन शाह दुर्रानी ने। और उसी का बदला इस दोस्त अहमद खान ने दुर्रानी साम्राज्य को ख़त्म करने से लिया। लेकिन उससे पहले कुछ हुआ था। उससे पहले ये हुआ था कि 1803 में एक और दुर्रानी सम्राट बना था, वो था शाह शुजा दुर्रानी। इस शाह शुजा दुर्रानी को उसके भाई ने अपने पद से हटाया 1807 को और उसको अपने राज्य से तड़ी पार कर दिया। वहाँ से भाग के ये शाह शुजा दुर्रानी 1809 में भारत में आके छुप गया था। उसके बाद 1809 से लेकर 1823 तक दुर्रानी साम्राज्य वापस था। 1823 को दोस्त अहमद खान ने इसी दुर्रानी साम्राज्य के अयूब शाह दुर्रानी को हरा के अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया। लेकिन जैसे ही इस दोस्त अहमद खान ने साम्राज्य स्थापित किया, यहाँ भारत में बैठे शाह शुजा दुर्रानी को अपना साम्राज्य वापस लेने की होड़ लग गई और यहाँ पे एंट्री होती है अफगानिस्तान में परकीय देशों की। उसने अपना साम्राज्य वापस लेने के लिए मदद ली ब्रिटिशों की और ब्रिटिशों को भी अफगानिस्तान में कदम रखने का मौका ही चाहिए था। उसकी वजह थी दोस्त अहमद खान की बढ़ती नज़दीकियाँ रशिया से। उस टाइम पे रशिया इन बाकी सब वेस्टर्न कंट्रीज से अलग था, उनका दुश्मन था जो आज भी है। लेकिन इस दोस्त अहमद खान की उस रशिया के साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। ये देख के ब्रिटिशों को ये डर लगने लगा था कि कहीं अगर रशिया अफगानिस्तान में आ गया तो उनका भारत पे राज्य करने का सपना अधूरा रह जाएगा या उसको धोखा निर्माण हो जाएगा। तो उसको पहले ही रोकने के लिए ब्रिटिशों ने इस शाह शुजा दुर्रानी की मदद करने की शुरुआत की और उसको सत्ता में वापस लाने के लिए दोस्त अहमद खान से युद्ध शुरू किया। उसी को कहते हैं पहला एंग्लो अफगान वॉर। उससे पहले 1838 में ब्रिटिशों की मदद से यह शाह शुजा दुर्रानी अफगान के सत्ता पे बैठ गया था और फिर तब से यह अफगानिस्तान ब्रिटिशों का नुमाइंदा बन गया। लेकिन साथ में रशिया की भी हरकतें, उस वक्त का सोवियत यूनियन, उसकी भी हरकतें इस अफगानिस्तान में अपने पाँव पसारने की शुरू हुई थी। वो आजू बाजू के इलाकों में हमेशा लड़ाई करता रहता था। शाह शुजा दुर्रानी के बाद ब्रिटिशों ने अपनी एक और कठपुतली अहमद शाह नादिर को अफगानिस्तान का सम्राट बनाया और उसके द्वारा वो अफगानिस्तान का साम्राज्य चलाने लगे थे। लेकिन रशिया भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो भी बार बार अफगानिस्तान पर हमले किया करता था। ये लड़ाइयाँ बहुत सालों तक चली थी। उसके बाद इस अहमद शाह नादिर का बेटा ज़हीर शाह नादिर वो सम्राट बना। 1930 में ये ज़हीर शाह नादिर सम्राट बना, वो 1972 तक था
और सबसे लंबा शासन करने वाला ये राजा बन चुका था। उसके समय में भी ये हमेशा रशिया, ब्रिटिश और अफगानिस्तान इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसको ग्रेट गेम कहा जाता है। ये ग्रेट गेम मतलब एक प्रकार का कोल्ड वॉर था, जो हमेशा इन दोनों या तीन देशों के बीच होता रहता था। ये जहीर शाह नादिर, उसके अच्छे संबंध थे ब्रिटेन और अमेरिका के साथ या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। वो एक खुले विचार वाला आदमी था। उसने देश को एक मॉडर्न अफगानिस्तान बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की। उसने पहली बार अपने देश में इलेक्शंस करवाए, राजेशाही बरकरार रखी, लेकिन फिर भी पंतप्रधान का पद निर्माण किया जो लोगों द्वारा चुना जाता था। साथ में उसने महिलाओं को पढ़ने के लिए आगे किया और ढेर सारी रियायतें उसने अपनी जनता को दी और वो जनता में बहुत ही फेमस हो गया था। इस ज़हीर शाह नादिर को 1972 में पद से हटाया था दौलत खान ने। 1972 में दौलत खान नाम के उनके ही एक सहकारी ने ज़हीर शाह नादिर की राजेशाही ख़त्म की और पूरी तरह से अफगानिस्तान को एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया और ख़ुद को पहले राष्ट्रपति के तौर पे स्थापित किया। 1972 से लेकर 1979 तक ये दौलत खान सत्ता में बना रहा और उसी के बीच में अफगानिस्तान में उदय हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का। रशिया की ये लेनिन स्टालिन वाली कम्युनिस्ट पार्टी अफगानिस्तान में भी पीडीपीए नाम का पक्ष बना चुकी थी, जो लोगों के बीच में मौजूद था और साथ में सत्ता में भी इन्वॉल्व हुआ करता था। पीडीपीए मतलब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन अफगानिस्तान में धीरे धीरे इस कम्युनिस्ट पार्टी का जोर बढ़ने लगा था, जिसको देख के अमेरिका जैसे भांडवलशाही देश उनसे जलने लगे थे। वो हमेशा की तरह इस कम्युनिज़्म को रोकने के लिए आगे बढ़े थे और इस दौलत खान की मदद से उन्होंने पीडीपीए को सत्ता से बाहर भी कर दिया था और इसी का बदला लिया गया 1979 को। 1978 में इस दौलत खान को मार दिया गया और उसके बाद शुरू हुआ अफगानिस्तान में अफगान के अंदर ही कोल्ड वॉर या फिर अफगान सिविल वॉर। 1979 से लेके उसके बाद अगले कई सालों तक रशिया अफगानिस्तान में जमा रहा और अपनी सत्ता पाने के लिए कोशिश करता रहा और उनको ही रोकने के लिए ऑपरेशन साइक्लोन नाम से अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलवाया, जिसके तहत वहाँ के लोगों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दी गई और उनको बुलाया गया मुजाहिदीन। और पूरी दुनिया के इतिहास में यह पहली बार था जब लोगों ने मुजाहिदीन नाम का शब्द सुना था। मुजाहिदीन मतलब धर्म के लिए लड़ने वाले और इस धर्म के लिए लड़ने का काम मतलब जिहाद। इन मुजाहिदीनों को अलग अलग लीडर्स के तहत लड़वाया अमेरिका ने ढेर सारा पैसा देके, ताकि वो इन कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ते रहे। यहाँ तक अब तक के मुजाहिदीन अलग अलग गुटों में लड़ रहे थे, लेकिन उनको लड़ने के लिए एक दुश्मन था, वो थे कम्युनिस्ट पार्टी या फिर सोवियत यूनियन। इन 10-12 सालों के बाद 1992 आते आते सोवियत यूनियन पूरी तरह से हार चुका था और वो वापस वहाँ से लौट गया, जिसके बाद पहली बार इन मुजाहिदीनों ने अपने अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया। लेकिन सोवियत यूनियन के लौटने के बाद वहाँ पे अमेरिका की मदद से एक इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित की गई, जिनके खिलाफ वापस ये मुजाहिदीन लड़ने लगे। लेकिन इस बार उनका दुश्मन सोवियत यूनियन नहीं था, बल्कि उनका ही इंटरिम गवर्नमेंट और ये अमेरिका था। अब इन मुजाहिदीन लोगों का उद्देश्य बदल गया था। उनको उनके धरती से ये विदेशी ताकतों को हटाना था और सत्ता पे अपनी पकड़ बनानी थी। और इसी में जन्म हुआ आज के इस तालिबान नाम की संगठन का। 1992 तक कंधार के एक मदरसे में पढ़ने वाले एक युवक ने, मोहम्मद उमर उसका नाम था, उसने अपने 50 दोस्तों के साथ मिलकर तालिबान नाम की संगठन निर्माण की थी। तालिबान का मतलब होता है विद्यार्थी, पश्तून भाषा में या फिर पठानी भाषा में। लेकिन 50 लोगों के साथ शुरू हुई इस संगठन ने बहुत जल्द अपनी लोकप्रियता हासिल की और उसमें 1 महीने के भीतर ही 15,000 से ज़्यादा सैनिक जमा हो गए। आगे चलते चलते ये संगठन और भी बड़ी होने लगी और 94 तक आते आते पूरे अफ़गानिस्तान पर ये तालिबान की हुकूमत शुरू हो गई थी और उनकी ऑफिशियल हुकूमत
अफ़गानिस्तान पे शुरू हुई 1996 में, जो चली 2001 तक। इस 5 सालों की सरकार में अफ़गानिस्तान ने वो सब जुर्म अपनी जनता पे किए जो उनको सही लगे शरिया के हिसाब से, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही था कि अपने देश को अपने धर्म के हिसाब से चलाना है, जिसको वो शरिया कानून कहते हैं। इस तालिबान को निर्माण करने में इस मोहम्मद उमर के साथ एक और नाम था, वो था अब्दुल गनी बरादर, जो आज इस वक्त तालिबान का राष्ट्रपति बनने के रास्ते पे है। तो अब आपने यहाँ तक ये देखा कि 1742 में शुरू हुआ ये अहमद शाह दुरानी का साम्राज्य ख़त्म हुआ 1842 में, और वो ख़त्म होने के लिए साथ दिया ब्रिटिशों ने, अमेरिका ने और रशिया ने। भाई भाइयों के बीच की ये लड़ाई पहली बार बाहर गई और विदेशी ताकतों को मौका मिला कि वो अफ़गानिस्तान में अपने कदम रखें। यही वो वक्त था जब सत्ता पाने के लिए अपने ही लोगों ने अफ़गानिस्तान को धोखा दिया था और विदेशी लोगों को अपने सरजमीन पे बुलाया था। उसके बाद शुरू हुए इस आतंकवादी खेल में सब लोगों ने अपने अपने तरफ से पूरी मदद की। पाकिस्तान का इसमें रोल ये था कि उसने इस तालिबान को बनाने में और उनको ट्रेनिंग या फिर पैसा देने में कोई कसर नहीं रखी। उसकी वजह थी ये रशिया। उनको ये डर था कि अगर रशिया को अफ़गानिस्तान मिला तो बाद में ये रशिया धीरे धीरे करते पाकिस्तान में भी घुस जाएगा, और ये ना हो इसलिए पाकिस्तान ने इन तालिबानी लोगों को ढेर सारी मदद की ताकि वो इस रशिया को खदेड़ सके और सत्ता पा सके। अब आपके दिमाग में एक और नाम चल रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, वो नाम है लादेन। मैंने अफ़गानिस्तान की बात की, मैंने अमेरिका की बात की, रशिया की बात की, तालिबान की बात की, लेकिन फिर आप कहेंगे कि इसमें ओसामा बिन लादेन कहाँ है। उसकी तो अलग ही कहानी है। एक समय पे ये पाश्चिमात्य देश, ये वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका के गले का ताईद बना हुआ था ये ओसामा बिन लादेन। इसकी भी शुरुआत वही गुरिल्ला वॉर से होती है, जब रशिया अफ़गानिस्तान में अपने कदम जमा रहा था। 1988 को इसी ओसामा बिन लादेन को ढेर सारा पैसा, ढेर सारे आदमी, ढेर सारे हथियार, ट्रेनिंग दे के खड़ा किया था इन कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ। आप देख के चौंक जाएंगे, ये एक तस्वीर देखिए। ये 1988 की एक तस्वीर है, एक न्यूज़पेपर का वो आर्टिकल है जिसमें ओसामा बिन लादेन को एज अ पीस वॉर के तहत शांति दूत कहा गया है। ये न्यूज़पेपर अमेरिका का है। 1988 में उसने MK नाम की एक संगठन बनाई थी, इसका मतलब होता है मकतब खिदमत। उसने इसी संगठन के ज़रिए अमेरिका के साथ मिलकर इन रशिया के सोवियत यूनियन के सैनिकों के खिलाफ अपना मोर्चा खोला था, और उनको बाहर खदेड़ने में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। 94 तक आते आते इसने इन मुजाहिदीनों को एक रास्ता दिखाया था और वो बहुत बड़ा नेता बन चुका था। तालिबान ने 1996 में जो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था उसमें भी इस ओसामा बिन लादेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन उसके बाद उसके सपने और बड़े होने लगे और वो अफ़गानिस्तान छोड़ के सूडान में जा बसा। उसके बड़े सपने मतलब ये था, उसको पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ बनानी थी, और उसी के बीच में एक नई संगठन उसने स्थापन की थी, अल-कायदा। इस अल-कायदा संगठन के ज़रिए वो सूडान, लीबिया, अफ़गानिस्तान इन सरकारों पे कंट्रोल करता था। 1996 में बनी ये अफ़गानिस्तान की पहली वो तालिबान सरकार थी जो आतंकवाद पुरस्कृत थी, जिसको लादेन ने ढेर सारा पैसा और सुविधाएं मुहैया कराई थी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? इस लादेन की बढ़ते महत्वाकांक्षा के बीच उसने अपने ही आकाओं के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। अपने आका मतलब अमेरिका के खिलाफ उसने अफ़गानिस्तान में जंग छेड़ दी थी, और वैसे ही जंग उसने सूडान, लीबिया इन पड़ोसी देशों में भी शुरू की थी। और उसके बाद उसने वो किया जिससे अमेरिका को अफ़गानिस्तान में वापस आने का एक मौका मिल गया, और वो था 11 सितंबर 2001 को हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। वो किया था इस ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा संगठन ने, जिसके बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपने सैनिक लेके पहुंच गई थी। उसने इस ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के साथ साथ तालिबान को भी सत्ता से हटा दिया और वहाँ पे वापस डेमोक्रेटिक सरकार बनाई। अब आप मान रहे होंगे कि अमेरिका ने तो अच्छा काम किया, लेकिन अमेरिका एक होशियार देश है।
अगर आपने उनके पिछले बयान देखे हैं तो अभी एक हफ्ता पहले ही बयान आया था कि उनका अफ़गानिस्तान में जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वहाँ पे शांति लोकशाही बनी रहे। उनका सीधा सीधा मतलब यही था कि जो हमला 2001 में हुआ था वैसा हमला वापस अमेरिका पे ना हो। और उन्होंने पूरे 20 साल वहाँ पे रह के आतंकवादियों पे नज़र रखी और ऐसा हमला ना हो इसकी खबरदारी ली। और साथ में उन्होंने 2011 में लादेन का भी खात्मा कर दिया। लेकिन 2001 को सत्ता से हटने के बाद भी तालिबान जिंदा रहा। अलग अलग पहाड़ों में, खास करके पाकिस्तान में उसने पनाह ली थी। भले ही पाकिस्तान ने हमेशा इस बात से नकारा हो, लेकिन उसने इन्हीं तालिबानी नेताओं को अपने यहाँ पे पनाह दी थी, जिसमें क्वेटा नाम का शहर सबसे फेमस है। और जैसे ही अमेरिकी सैनिक अफ़गानिस्तान से लौटने लगे, तालिबान ने वापस से एक बार पाकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अब हम आ चुके हैं 2021 में। देखिए, अब आपको लगता होगा कि अमेरिका ने एक रात में सोचा और सैनिक वापस बुला लिए, तो ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि वापस बुलाने का निर्णय ये एक रात में लिया गया निर्णय बिल्कुल नहीं था। उसके पीछे बहुत सारे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन था। ढेर सारी प्लानिंग करने के बाद जनवरी 2021 में धीरे धीरे करके अफ़गान से अपने सैनिक अमेरिका ने वापस बुला लिए थे। लेकिन उससे पहले उसने एक काम किया था, वो था अफ़गान सरकार और तालिबान इनके बीच वो लगातार चर्चाएं कर रहा था। दोहा में 2020 में उन्होंने तालिबान नेताओं से भेंट की थी, जिसमें ये मुद्दे बनाए गए थे। उस वक्त हम क्या कर रहे थे? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ऐसी हरकतें हो रही थी, तब हम बंगाल में चुनाव लड़ने में बिजी थे, हिंदू मुस्लिम करने में बिजी थे, कोविड की डोज के बारे में बिजी थे, अपनी छवि सुधारने में लगे थे और हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं था। महासत्ता बनने के लिए हमारे पीछे आग लगी हुई है और उस आग में हम क्या करते हैं ये हमको भी मालूम नहीं पड़ता है। कभी हम तालिबान के साथ बात करते हैं तो कभी हम उससे नकार देते हैं। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद पंडित नेहरू जी ने एक नीति बनाई थी, वो थी न्यूट्रल रहने की। इस नीति को हमने कब का त्याग दिया है। अब हमें हर बार किसी न किसी के मुद्दे में अपनी नाक घुसेड़नी पड़ती है या घुसेड़नी होती है। इस बार भी हम वही कर रहे हैं। उसके बदले हमें यह करना चाहिए था कि हमें शांत रह के पहले देखना चाहिए था। अगर एक्शन लेनी है तो बिल्कुल अमेरिका की तरह अपने सैनिक उतारो और तालिबान को ख़त्म कर दो, या फिर तटस्थ रहो और तालिबान के साथ चर्चा करो। ये दो ऑप्शन है, इन बीच में कोई भी तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब यह हमें क्यों करना चाहिए? ये सिंपल सी बात है। देखिए, जिस तालिबान को, जिन जिहादियों को, जिस आतंकवादी संगठनों को अमेरिका ने बड़ा किया, पोसा, पैसा दिया, ट्रेनिंग दी, उनके खिलाफ ही अगर ये लड़ सकते हैं, तो क्या ये कल जिसने उनको पनाह दी उस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते? आज उन्होंने अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में लिया है, कल वो पाकिस्तान को अपने कब्जे में ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर पाकिस्तान को वो जीतने में कामयाब होते हैं तो इसका सीधा असर भारत पे पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं भी होता है, यह हम मान के चलें, तब भी तालिबान के साथ दोस्ती का फ़ायदा पाकिस्तान तो ज़रूर उठाएगा। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसी संगठनाएं अब तालिबान में खुले आम घूमेंगी और उनके साथ में तालिबान के लोग होंगे, अल-कायदा के लोग होंगे, ISI के लोग होंगे। इन सब का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ तो ज़रूर करने वाला है और इसीलिए हमको, हमारे देश को इस घटना पे बारीक नज़र बनानी पड़ेगी, कन्फ्यूजन से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ बहादुर ऐसे भी हैं जो हर दिन आए दिन इस तालिबान को लेकर अनाशना बकते रहते हैं। हमारे देश का माहौल भी आजकल इतना ख़राब हो चुका है कि इन तालिबान, ISI, अल-कायदा, इन जैसी संगठनों को अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर उन्होंने भारत में कदम रखे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमको वापस से अपने करतूतों पे सोचना चाहिए कि हम अपने ही देश बांधवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त को जंतर मंतर पे जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। मुस्लिमों के खिलाफ इतनी ओपनली, इतने खुले आम, इतने गंदे गंदे, इतने बेशर्म तरीके से नारे लगाए गए। क्या हम ये
इन जैसे संगठनों को न्योता देने का काम नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में अपने देश में ऐसी हालत ना हो, उसके लिए सरकार को शांति से सोचना चाहिए और इन जैसे लफंगों को जेल के अंदर ठूसना चाहिए। पहले ही 2014 से लेकर आज तक भारत की बहुत सारी बदनामी इसी मुद्दे को लेकर बाहर हो चुकी है। आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, इसलिए हमको, हमारे लोगों को, सरकार को बहुत ही बारीकी से इन समाज विघातक लोगों पे ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में अफगानिस्तान जैसे मुद्दे पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का ये तालिबान का वीडियो। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो आखिर तक आते आते आपको एक बात का कंक्लूजन हो गया होगा कि 1742 में अहमद शाह दुर्रानी के शासन शुरू होने के बाद से 250 साल के बाद तालिबान का जन्म हुआ 1992 में। उससे 10 साल पहले 1978 और 80 को सबसे पहले मुजाहिदीन ये शब्द सुना गया। उससे पहले पूरी दुनिया में मुजाहिदीन, दहशतवाद, आतंकवाद बिल्कुल नहीं था। अब इसके लिए हम जिम्मेदार कैसे मानेंगे? आप कहेंगे अमेरिका को। हाँ, वो तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उसके साथ जिम्मेदार है वो अफगानिस्तान के राजा भी, जिन्होंने अपने सरजमीन पे इन विदेशी ताकतों को बुलाया था। जिम्मेदार है वो रशिया, जिसके साम्राज्यवादी नीति ने इन लड़ाकुओं को उनके खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया गया था। जिम्मेदार है पाकिस्तान, अपनी ही कूटनीति में अलग तरीके से हमेशा चलता रहता है। आज इन्हीं सब का परिणाम है ये अफगानिस्तान का झुलसना, और इन सब में बेचारे अफगान नागरिकों की हालत हो रही है। उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। क्या उनको चाहिए अपना एक मुस्लिम राष्ट्र? धर्म के प्रति सबको प्यार होता है, लेकिन ऐसे बंदूक की नोक पे कट्टरतावादी मुस्लिम राष्ट्र बनाने के चक्कर में वो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, ये वो लोग नहीं सोच रहे हैं। ये राष्ट्र चाहिए, वो राष्ट्र चाहिए बनाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पे नागरिक ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर वही नहीं रहेंगे तो हम राज किसके ऊपर करेंगे? अब तालिबान को ये अकल भगवान ज़रूर दे, और हमारे यहाँ पर भी जो है ऐसे सोचने वाले, उनको भी भगवान अकल दे। तो यही था आज का हमारा इस तालिबान के ऊपर का ये वीडियो। आपको कैसा लगा ये प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। मैंने पहले ही कहा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।